हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट 2025-2026 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, विशेषताएं पूछ लेता है बजट की। ठीक है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में पूछा जाता है। और प्रीलिम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये भी आप लोग समझते हैं। तो दोनों दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, बजट का वैसे इन जनरल हम लोग क्या समझते हैं बजट से? ये जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट जारी किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इससे हम लोग यही समझते हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर में सरकार क्या क्या करने वाली है ना, कहाँ कहाँ पे खर्चा करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं फिर, है ना, इकोनॉमी के लिए, आम जनता के लिए। मिडिल क्लास पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, कॉरपोरेट क्लास पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनमें क्या बदलाव हुआ है ना, ये सारी चीज़ें देखा जाएगा यहाँ पर। जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं जिस पर ज़्यादा फोकस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें। हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ कवर कर लेंगे। पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ें देख लीजिए। ये जो बजट बनाता है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट भी होते हैं बहुत सारे। जैसे एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी है। ठीक है, इसमें डिवीज़न भी है, जैसे एक डिवीज़न बजट डिवीज़न भी है। तो ये जो बजट बनाने का काम रहता है ये बजट डिवीज़न का रहता है। ठीक है, वित्त मंत्री साहिबा जो हैं, ताई जी हमारी, उनके द्वारा ये पेश किया गया है इस बार का 2025 और 26 का। खैर ये तो लगातार 8वीं बार ये कर चुकी हैं, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहे। तो यहाँ पे फिर मोरारजी देसाई लगा देना। ठीक है, मोरारजी देसाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोरारजी देसाई साहब जो है, इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया, लेकिन ये लगातार नहीं किया। ठीक है, लगातार नहीं किया। अगर सिर्फ नंबर में पूछा जाए तो मोरारजी देसाई लगा देना। और अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लगातार बजट पेश किए, तो वो फिर इन्हीं का नंबर आ जाता है। ठीक है, इन्हीं का नाम आ जाता है, अपनी ताई जी का, निर्मला सीतारमन। इन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश किया। ठीक है, ये जो अभी 2025 और 26 का किया, ये उनका 8वां बजट था। यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि ताई जी ने ये जो विकसित भारत की ये जो संकल्पना है, ये विकसित भारत है क्या, ये विकसित भारत बनेगा कैसे, है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। बहुत से प्रमुख क्षेत्रों को इन्होंने इंजन के फॉर्म में बताया है। तो ये हम लोग इंजन्स भी देख लेंगे और विकसित भारत ये कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया। 4 इंजन को रेखांकित किया गया और इसके साथ साथ विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत को भी आउटलाइन किया गया। देखो, तो ये जो 6 व्यापक सिद्धांत इन्होंने बताए हैं, ब्रॉडर प्रिंसिपल दिए हैं विकसित भारत होने के, ये 6 आपको ध्यान रखना है और ये 4 इंजन याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। मेंस के लिए तो है ही, यहाँ से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनेंगे। 6 ब्रॉड प्रिंसिपल जो इन्होंने बताए हैं विकसित भारत होने के लिए या फिर भारत को विकसित होने के लिए, वो है एक, जिसमें से प्रिंसिपल है जीरो पॉवर्टी। पहले गरीबी शून्य करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक ब्रॉड प्रिंसिपल जीरो पॉवर्टी का है। दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सीलेंस, यानी कृषि में उन्नति लाके भारत को विकसित बनाया जा सकता है। क्वालिटी एजुकेशन जो है, यानी एजुकेशन में क्वालिटी लाके भारत को विकसित बनाया जा सकता, सभी को हाई क्वालिटी शिक्षा की पहुंच प्रदान करके। वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से भारत को विकसित बनाया जा सकता। 5वां पिलर जो है या फिर ब्रॉड प्रिंसिपल है, यह है सभी को सुलभ हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर एक्सेस। और 6वां है स्किल्ड लेबर। ये 6 जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको याद रखना है, 6 के 6 को। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, या फिर मान लीजिए यही इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इस बार के बजट में भारत विकसित भारत के लिए जो यहाँ पे ब्रॉड प्रिंसिपल बताए गए हैं, या फिर आप भारत को विकसित कैसे करेंगे, तो यही सारी चीज़ें बोल देना, है ना। तो ये ब्रॉड प्रिंसिपल देखिए। अब देखो यहाँ पे विकास के इंजन क्या क्या है। पहला इंजन देखो, कृषि को पहले इंजन की संज्ञा दी गई। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, प्रीलिम के लिए काम आएगा कि किस क्षेत्र को इस बजट में 2025-26 में पहला इंजन की संज्ञा दी गई, कृषि लगा देना है। ठीक है, अब कृषि में क्या क्या यहाँ पे घोषणाएं हुई हैं, इनको देखेंगे।
इसको वैसे हम लोगों ने करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक जो है फरवरी का उसमें भी डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने वहाँ पे कृषि का विकास किया था। तो यहाँ से भी रिवाइज कर लीजिए, यहाँ पे तो कवर हो ही जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, इसके अंतर्गत क्या है, कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। हर एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है, हर एक फैक्ट, 100 जिला याद रखना है, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना का नाम याद रखना है। इसमें क्या चीज़ें भैया, धन धान कृषि योजना में फसल कटाई के बाद भंडारण सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना है, ठीक। दूसरा यहाँ पे कृषि के लिए यहाँ पे घोषणा की गई है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसका मतलब है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। किस लिए चलाया जाएगा, ताकि कृषि में जो कम रोजगार है इसका समाधान किया जा सके राज्यों की भागीदारी से, ठीक। देखो क्वेश्चन प्रीलिम की ऐसा 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 फॉर्म कर सकता है कमीशन की कृषि में कम रोजगार का समाधान करने के लिए इस बजट में किस योजना को लाया गया है, फिर किस योजना की घोषणा की गई है। तो ग्रामीण संबंधता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम लगा देना। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके माइंड में भी आना चाहिए कि कैसे कैसे पूछ सकता है कमीशन, ठीक। दलहनों में आत्मनिर्भरता एक घोषणा एक ही गई है। इसी के लिए जितनी भी घोषणाएं की गई हैं आपको बिल्कुल जुबान पे याद होना चाहिए, है ना। ये 6 वर्षीय प्रोग्राम है, एक फैक्ट यहाँ पे 6 वर्षीय भी हो गया। और देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, इसको तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था वैसे, अभी फरवरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो लोन लिमिट है इसको बढ़ा दिया गया। पहले 3 लाख थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। दोनों तरीके से याद रखना, कभी हाल ही के बजट में 25-26 में केसीसी की लिमिट जो है वो 5 लाख कर दी गई, इससे पहले कितनी थी, तो वो 3 लाख पूछ लेगा फिर, ठीक है। तो 3 लाख भी पुरानी भी याद रखना है और नई भी याद रखना है। हाई ईल्ड वैरायटी वाले जो बीज हैं, ये जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले जो बीज होते हैं, इन पर राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपास उत्पादकता मिशन की भी घोषणा की गई है, ठीक है। बिहार में मखाना बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, बिहार में, क्योंकि मखाना का अच्छा खासा प्रोडक्शन बिहार करता है। 90% प्लस प्रोडक्शन यहाँ पे बिहार की हिस्सेदारी है मखाने में, ठीक है। सतत मत्स्य पालन के लिए भी ढांचा तैयार किया जाएगा, खासतौर से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए मत्स्य पालन के ढांचे का निर्माण किया जाएगा, बेसिकली कहने का मतलब है। और यूरिया संयंत्र को स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है या फिर किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, असम में। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए प्रीलिम के लिए फैक्ट है। तो ये कृषि की बात हम लोगों ने देख ली। और ये जो सेकंड इंजन है, फर्स्ट इंजन एग्रीकल्चर हो गया, सेकंड इंजन एमएसएमई, ठीक है। सेकंड इंजन कौन है, एमएसएमई को यहाँ पे संज्ञा दी गई है। एमएसएमई यानी ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, ठीक। इनकी क्लासिफिकेशन में यहाँ पे बदलाव किया गया है। इनका जो ये जो आप देखते हैं, ये रेवेन्यू देखते हैं, इनमें इनको रिवाइज किया गया। रिवाइज कैसे किया गया, निवेश को भी रिवाइज किया गया और कंपनी का टर्नओवर कितना है ये भी रिवाइज किया गया। देखो इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना रिवाइज किया गया और टर्नओवर को 2 गुना बढ़ाया गया। मतलब इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना बढ़ाया गया और टर्नओवर 2 गुना बढ़ाया गया। वो यहाँ से नीचे आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग ये जो माइक्रो इंटरप्राइजेस पढ़ते हैं, माइक्रो यानी सूक्ष्म सूक्ष्म उद्योग जो पढ़ते हैं, इसमें कितना निवेश होना चाहिए तब उसको माइक्रो बोला जाता था। वर्तमान में 1 करोड़ तक अगर निवेश है और उस कंपनी का टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोलते थे। लेकिन इसको रिवाइज करके कितना कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट में 2.5 करोड़ हो गया, मतलब ये देखा ना आपने 2.5 गुना, तो निवेश को 2.5 गुना कर दीजिए और टर्नओवर को 2 गुना कर दीजिए। समझ आ रहा, जैसे वर्तमान में 1 करोड़ था, वर्तमान में 1 करोड़ था, इसका 2.5 गुना कितना हो गया, 2.5 करोड़ हुआ ना। तो निवेश को 2.5 करोड़ कर दिया, 2.5 गुना कर दिया। और टर्नओवर पहले 5 करोड़ था और टर्नओवर में फाइनली कितना रिवीजन किया गया, दोगुने का। तो यहाँ पे आपको 5 करोड़ का दोगुना कितना दिख गया, 10 करोड़। तो यहाँ पे 2x है। तो ये दो चीज़ें याद रख लेना है। लेकिन अमाउंट भी तो पता होना चाहिए ना, कि माइक्रो एंटरप्राइज बोला कब जाता है, लघु उद्योग कब होता है, जब इन्वेस्टमेंट पहले 1 करोड़ होता था और टर्नओवर कंपनी का 5 करोड़ होता था। लेकिन अब क्या है, अब इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का होना चाहिए और टर्नओवर कंपनी का
10 करोड़ होना चाहिए। अब स्मॉल इंटरप्राइज पे आ जाइए। पहले की स्थिति देखिए, 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हुआ करता था स्मॉल इंटरप्राइज में, और टर्नओवर 50 करोड़ हुआ करता था। लेकिन रिवाइज करके 2.5 गुना कर दिया, इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना कर दिया, तो 10 करोड़ का 2.5 गुना 25 करोड़ हो गया। और टर्नओवर को डबल कर दिया, दोगुना कर दिया, तो 50 करोड़ का 100 करोड़ हो गया। ये स्मॉल एंटरप्राइज होगी। अब मीडियम एंटरप्राइज पे आ जाइए। इन्वेस्टमेंट की पहले क्या था, 50 करोड़ था, इसको 2.5 गुना किया तो 125 करोड़ हो गया। टर्नओवर वर्तमान में कितना था, या कितना है अभी फिलहाल, इसको बढ़ा दिया तो 250 करोड़ था टर्नओवर, और रिवाइज करके 500 करोड़, तब जाके मीडियम एंटरप्राइज बनेगी। ठीक है, तो ये तीनों कंपनीज के लिए, तीनों उद्योगों के लिए ये लिमिट आप ध्यान रखना, क्योंकि रिवीजन हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा भी प्रदान की गई। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, याद रखना इसको। इसमें अमाउंट पूछा जा सकता है, 10,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया। ठीक। चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम भी लाई गई। तो ये फोकस प्रोडक्ट स्कीम किसके लिए है, चमड़ा और फुटवियर के लिए। टॉय सेक्टर का विकास किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, बिहार में। तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हो गई। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना की जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर में, 25-26 में। ठीक है। तो ये जो हम लोग सेकंड इंजन पढ़ा, ये एमएसएमई का पढ़ा। तो सारी चीजें देखो एमएसएमई से संबंधित पढ़ रहे थे, है ना। ये एमएसएमई तो है ये सारी चीजें। चलिए, अब तीसरा इंजन किसको बोला गया, किस चीज को संज्ञा दी गई, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को। तीसरा इंजन इन्वेस्टमेंट। ये चार इंजन जो है, यहाँ पे ऑप्शन बना देगा प्रीलिम में कि इन चार ऑप्शन में कौन सा, मतलब इंजन को, इंजन की संख्या नहीं दी गई है तो एक निकाल देना। तो चारों याद रखना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर देखा पहला इंजन, सेकंड इंजन एमएसएमई देखा, तीसरा इंजन आपने इन्वेस्टमेंट देखा, और चौथा इंजन हम लोग एक्सपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, निर्यात पढ़ेंगे। तो निवेश के लिए क्या क्या बातें हुई, शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करना। ठीक है। शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन। ये टोटल है, मतलब आगे के समय के लिए बोल लीजिए, लेकिन इस बार के फाइनेंशियल में, मतलब 25-26 के लिए अभी फिलहाल 10 करोड़, 10,000 करोड़ आवंटित किए गए। इतना टोटल किया जाएगा आगे के समय में, और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ अलॉट किए गए। ठीक है। किस चीज के लिए, शहरों के विकास के लिए, शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, रचनात्मक पुनर्विकास करने के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और क्या किया गया इन्वेस्टमेंट में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पे चीजें देखिए, इसकी अवधि भी बढ़ा दी गई, 2028 तक बढ़ा दी गई, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुल परिव्यय को 67,000 करोड़ कर दिया गया। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम हुआ। समुद्र विकास निधि की स्थापना की गई। ठीक है। डे केयर कैंसर सेंटर भी खोले जाएंगे अगले 3 वर्षों में, सभी जिला अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है इसमें स्थापित किए जाएंगे डे केयर कैंसर सेंटर। ठीक है। और अभी 2025-26 में 200 कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। 3 वर्षों का टारगेट सभी जिलों में है, और इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में 200, 200 का टारगेट है। ये सब क्वेश्चन है आपके लिए प्रीलिम की, प्रीलिम के लिए। ठीक। उड़ान जो एक स्कीम है ना, उड़े देश का आम नागरिक, क्षेत्रीय संपर्क योजना है, रीजनल, ये जो कनेक्टिविटी स्कीम है, इसका विस्तार किया गया। 120 नए गंतव्यों को शामिल किया गया, ऐड किया गया। ठीक है। इसके तहत 120 नए गंतव्य भी जोड़ लिए गए। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, बिहार में बड़ा काम हुआ, देखो बिहार के लिए कितनी घोषणाएं हुई हैं। बिहार के तो यहाँ पे देखो बल्ले बल्ले हुआ है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। तो ये घोषणा कहाँ पे की गई, कहाँ के लिए की गई, बिहार के लिए। एक जगह है बेहटा, पटना में, वहाँ यहाँ पे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। भाई ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये बताएगा कमेंट करके, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, चौथा इंजन पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट। पहला इंजन क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर। दूसरा इंजन एमएसएमई। तीसरा इंजन, तीसरा इंजन क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट, और चौथा इंजन आप एक्सपोर्ट देख रहे हो। एक्सपोर्ट में क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की घोषणा की गई है भाई। भारत ट्रेड नेट की भी बात की गई है। यहाँ पे क्या है, भारत ट्रेड नेट से क्या होगा, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंस समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये दो बातें आप एक्सपोर्ट, ये जो चौथा इंजन की संज्ञा दी गई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और भारत ट्रेड नेट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भारत विकसित कैसे होगा। तो 6 ब्रॉडर प्रिंसिपल्स देख लिए, इंजन भी देख लिए। अब थोड़ा सा टैक्सेशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी घोषणा की गई है टैक्स को लेके। आपको ध्यान रखना है भाई, 12 लाख तक वार्षिक आय जिसकी भी है उस पर अब कोई भी टैक्स नहीं है। कितना टैक्स है? जीरो इनकम टैक्स, ठीक है, जीरो इनकम टैक्स। सारी चीज़ें सही से समझना। अब जो, अब इसमें वार्षिक आय जो है, इसमें एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंट आदमी भी हो सकता है, यानी प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है ना, वो भी तो टैक्स भरता ही है ना। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो आपको अलग से 75,000 की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी को मिलती है। तो कुल मिला के सरकारी कर्मचारी को कितनी छूट हो गई है? 12 लाख उधर था, ये था, और 75,000 ये था, यानी तो कुल मिला के 12,75,000 अगर आपकी सालाना सैलरी है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स देना है, ठीक है। मान लो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो उसको तो ये चीज़ नहीं मिलेगी 75,000, है ना। इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, ये सबको नहीं मिलती है, मतलब जो नौकरी में नहीं है उसको नहीं मिलेगी। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये मतलब ये स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे? 75,000 का इनको तो टोटल मिला के 12,75 हो गया। तो फिर इनके लिए क्या है, प्राइवेट के लिए? तो इनके लिए एक सुविधा है जिसे बोलते हैं मार्जिनल बेनिफिट, ठीक है, मार्जिनल बेनिफिट। तो इनको भी मार्जिनल बेनिफिट में के अंतर्गत लाकर इनको भी 12,75 तक कम से कम टैक्स बनना है। 12 तक तो जीरो है ही, 12 लाख तक तो जीरो ही है। अगर प्राइवेट आदमी की 12 लाख से ज़्यादा भी सैलरी है, तो उसको इंक्रीमेंटल टैक्स नहीं देना है। इतनी बातें क्लियर? हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि 12,75,000, है ना, 12,75,000, इससे ऊपर अगर आपकी इनकम है, चाहे आप सरकारी आदमी हैं चाहे आप प्राइवेट आदमी हैं, आपको टैक्स इस स्लैब के अनुसार देना पड़ेगा। जो एग्जाम्पशन है प्राइवेट के लिए या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, वो यहीं तक है, 12,75 तक। 12,75 के बाद जितनी भी आपकी बढ़ के सैलरी है, आपको पूरा इस स्लैब के अनुसार ही टैक्स भरना पड़ेगा। 0 से 4 लाख 0%। चार, आपकी मान लो सैलरी 13 लाख है, ठीक है, 13 लाख है, तो 4 से 8 लाख, 13 लाख में से 4 से 8 लाख पर 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 पर 10%। और 12 लाख से यहाँ तक, 12 तक पहुँच गए, 12 लाख से 13 लाख, 1 लाख और ज़्यादा है, तो उस 1 लाख पर कितना लगेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख है आपका वो इसमें आ गया ना, 12 से 16 में, तो उस 1 लाख पर 15% और देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपसे टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है। 12,75 के बाद अगर आपकी सैलरी है तो खैर इतनी छूट तो हुई कम से कम 12,75, ये ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट है, तो कुछ तो राहत मिलेगी ही लोगों को। तो वो साल में आराम से 60-70 हज़ार रुपये अपना यहाँ से सेव कर लेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं सोशल वेलफेयर, और यहाँ पे फाइनेंशियल कुछ रिफॉर्म या फिर इंक्लूजन वाली कुछ बात हुई होगी। पीएम स्वनिधि योजना जो है, इसके तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के क्रम में स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का प्रोविज़न किया गया। 30,000 तक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये स्वनिधि योजना के अंतर्गत है। गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड की व्यवस्था की जाएगी। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी सरकारी स्कूलों में, ठीक है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई। अभी तक कितना था? 74%, अब कितनी कर दी गई? 100%, लेकिन कंडीशन के साथ। उन कंपनियों को जो प्रीमियम मिलता है ना, क्लाइंट के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, उस प्रीमियम को उस कंपनी के द्वारा भारत में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उन्हीं कंपनियों को ये 100% की छूट है, ठीक है।
सभी कंपनियों के लिए नहीं। अब देख लेते हैं यहाँ पे सरकार के पास रुपया कहाँ से आएगा, है ना, और कहाँ पे कितना खर्च होगा अगले फाइनेंशियल ईयर में 25-26 के लिए। तो ये खैर हम लोग समझते हैं, बहुत बेसिक सा है। रुपए कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, ये रिसिप्ट की बात हो रही है, मतलब कमाई कहाँ कहाँ से हो रही है सरकार की। सबसे ज़्यादा कमाई तो भैया यहाँ पे उधार से ही हो जाती है, उधार ले लेती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, 24% की हिस्सेदारी उधार से ही है कमाई की। उसके बाद आयकर वसूल कर 22%, सेकेंड स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्थान बदला है। टैक्स में छूट जरूर हुई है ना 1275 तक या फिर 12 लाख तक, है ना, लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखें कि इनकम टैक्स की जो कमाई है इसकी रैंकिंग ऊपर भी हो गई, अब दूसरे नंबर पर आ गई। तीसरे नंबर से जो कमाई होगी वो होगी जीएसटी से, 18% की हिस्सेदारी है। चौथे नंबर पर निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स 17% की। ठीक है, निगम कर पहले बहुत ऊपर हुआ करता था, दूसरे स्थान पर, अब चौथे स्थान पर हो गया निगम कर। आयकर नीचे हुआ करता था, ऊपर पहुंच गया। इसलिए ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हैं ना भाई। पांचवा स्थान है, यहाँ पे कर भिन्न प्राप्तियां होंगी 9%। तो कोशिश कीजिए शुरुआत के 4 याद रखिए। इसके बाद कमाई होगी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, फिर सीमा शुल्क से। तो ये बहुत, इस पर वजन लेने की जरूरत नहीं, आप शुरुआत के 4 याद रखिए। ये इनकमिंग हो गई। अब देखते हैं आउटगोइंग, पैसा खर्च कहाँ करेगी सरकार 25-26 में। तो ये राज्यों का जो हिस्सा है उसमें तो देना ही पड़ता है, जो टैक्स कलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से स्टेट्स का भी हिस्सा रहता है, वो देना पड़ता है। तो 22% तो यहीं खर्च हो जाएगा सरकार का, है ना, यूनियन गवर्नमेंट का। फिर जो उधार ली थी, है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, उस पर ब्याज भी तो देना पड़ता है ना हर साल। उसके बाद फिर ब्याज में खर्च हो जाएगा 20%। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रली सेक्टर स्कीम, CSS, इसमें 16% खर्च हो जाएगा गवर्नमेंट का। इसके बाद ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और रक्षा और वित्त आयोग जो अंतरण करता है, रिकमेंड करता है, इन तीनों का हिस्सा 8-8% का है। ठीक है, इसका भी 8%, इसका भी 8%, इसका भी 8%, यहाँ पे 8-8% खर्च होगा। पेंशन में 4% का खर्च हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो ठीक है, ये इनकमिंग और आउटगोइंग होगी। ये बजट का साइज याद रखना, 2025 में कितना बजट अलॉट किया गया, मतलब इतना अनुमान है, ये मतलब इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा। कितना है, 50,65,345 करोड़ रुपए। इसको याद रखना, एग्जैक्ट पूछ लेता है। किस क्षेत्र में खर्चा कितना होगा ये भी देखना है। टोटल खर्चा तो पता चल गया इतना होगा, इतने ही रिसिप्ट का अनुमान होता है, इतना ही खर्चे का अनुमान होता है, तो वो जीरो हो जाता है। तो जीरो उस पर चलता है ना, जीरो बजट के सेंस पे काम होता है ना भारत में। तो अब वो फिर बाद में पता चलता है इकोनॉमिक सर्वे में कि कितना अचीव हुआ। ये देखिए किस क्षेत्र में कितना खर्चा होगा, ये जो इतना खर्चा होने वाला है टोटल, इसमें से सबसे ज़्यादा ब्याज पर खर्चा होगा। ठीक है, ये जो लोन लिए हैं ना, उस पर ब्याज देना पड़ता है हर साल का, तो इतना तो ब्याज में निकल जाएगा। दूसरे नंबर स्थान भैया यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में है। देखो, अब ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, है ना, हाईवेज होंगे, नेशनल हाईवेज होंगे, कॉरिडोर्स वगैरह होंगे, सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। तो दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करने वाली है गवर्नमेंट 25-26 में। तीसरे नंबर पर रक्षा में खर्च करने वाली है। चौथे नंबर पर सब्सिडीज़ में खर्चा करने वाली है। फिर पेंशन में खर्च होगा। फिर छठवें नंबर पर ग्रामीण विकास पर खर्च होगा। ये अमाउंट में मैं साइड में लिखा हूँ, बट इसको याद नहीं रखना है, कंपैरिजन के लिए याद रखना है। ठीक है, इन खर्चों को मिला के फिर जाके ये इतना खर्चा बनेगा, 50,65,345। फिर शिक्षा में खर्च होगा, फिर स्वास्थ्य में खर्च होगा इतना इतना, और सबसे लास्ट में पूर्वोत्तर पर विकास पर जो खर्चा होगा वो इतना होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पूर्वोत्तर के विकास पर कितना खर्च होने वाला है, ये पूछ लेता है। ठीक है, इसमें अमाउंट नहीं पूछेगा, इसमें क्रम पूछा जा सकता है, तो आप क्रम याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, PDF तो यार पेड है, तो जिनको जो इंटरेस्टेड हो तो मैं नंबर लगा दूंगा, तो मैसेज कर दीजिएगा। तो करंट अफेयर्स की ये जो PDFs हैं मैं पेड ग्रुप पे प्रोवाइड करता हूँ। चलिए, एक यहाँ पे एक घोषणा और की गई है, केंद्रीय बजट 2025 में
ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई, जो कि बजट वाली बात है तो इस टॉपिक को भी पढ़ना है। ये ज्ञान भारतम मिशन क्या है? इसका उद्देश्य है भारत की विशाल पांडुलिपि जो है, पांडुलिपि विरासत जो है, इसका सर्वेक्षण करना, इसका दस्तावेजीकरण करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, संरक्षण करना, ये उद्देश्य है ज्ञान भारतम मिशन। कुल मिला के पांडुलिपि को बचाना है, क्योंकि अभी आप देखेंगे इसका डेटा तो आप खुद यहाँ पे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बजट 2025-26 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के लिए बजट आवंटन 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया। प्रीलिम के लिए फैक्ट है आपके लिए। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो है वो क्या है? ये आज का मिशन तो नहीं है, बजट एलोकेशन बढ़ा दिया गया। 2003 का ये मिशन है, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया था। पांडुलिपि समझते हैं? पांडुलिपि जैसे कागज पर कुछ लिखा हुआ है, छाल पर कुछ लिखा हुआ है, बना हुआ है, चित्रकारी है, कपड़े पर कुछ लिखा हुआ है, धातु पत्तों जैसे सामग्री पर बनाई गई हस्तलिखित रचना, ये सारी पांडुलिपि के अंतर्गत आती हैं। और 75 वर्ष से पुरानी भी हो तब उसको पांडुलिपि बोला जाएगा। आप देखेंगे ये फैक्ट, भारत में 5 मिलियन से ज़्यादा पांडुलिपियाँ अभी हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करना है, ये विरासत है हमारी। ठीक है, तो ये यूनियन बजट हम लोगों ने देखा, और इसको रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन आएंगे मुख्य परीक्षा में, क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा, प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आर के लिए जो हम लोग देखे टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, टेस्ट नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, पूरा टेस्ट नंबर 3 का हिंदी वाला बचा है, तो हिंदी वाला आपको मिलेगा वीडियो, 1-2 दिन में रिकॉर्ड कर लूँगा, तो हो सकता है आज शाम को या फिर कल मिल जाए, है ना। तो इनको देखते रहे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हम लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं सॉल्यूशन के अलावा भी, तो ये हेल्प करेगा आपकी परीक्षा में। चलते हैं फिर, मिलते हैं, थैंक यू।